कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। इंस्टाग्राम वाली बहू। सुंदरपुर नाम के शहर में सुशीला नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे एक लड़की थी जिसका नाम था सानिया। सानिया कॉलेज जाया करती थी। सुशीला बहुत मेहनत करके पैसे कमाती और अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करती, लेकिन इस बात से अनजान रहकर सानिया अपनी ही धुन में मस्त रहा करती थी। सानिया कॉलेज के लिए दूसरे शहर जाया करती थी। उसे कॉलेज से घर आने तक लगभग 1 घंटा लग जाया करता था और उसी समय में वो अपना मोबाइल निकालकर उसमें कुछ गेम खेला करती थी। उसके कुछ दोस्तों ने उसे इंस्टाग्राम के बारे में बताया और सानिया ने भी वो ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लिया। अब दिन रात वो उसी ऐप पे रहने लगी। सानिया, थोड़ा काम भी कर लिया करो। कुछ दिनों में शादी हो जाएगी तो क्या करोगी? काम आना चाहिए या नहीं? अरे माँ, मैं काम भी करती हूँ और मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। अच्छा, मगर अभी के लिए काम करो और वो मोबाइल साइड पे रखो। ऐसा कहकर सोनिया उस मोबाइल को बाजू में रख देती है और अपना काम कर लेती है। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। सोनिया दिखने में बहुत खूबसूरत होने के कारण इंस्टाग्राम पे उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। ऐसे ही एक दिन सुशीला के घर उसकी पुरानी दोस्त श्रावणी आई। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगी। तुम सोनिया की शादी कब करने वाली हो? सोच तो रही हूँ, मगर उसका कॉलेज हो जाए, बाद में देखते हैं। हाँ ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि मेरे भाई का बेटा है सागर, वो बड़े कंपनी में जॉब करता है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। बाकी का तुम सोचो। चलो, मैं चलती हूँ। जी ठीक है, मैं इस विषय में सोचूंगी। ऐसा कहकर श्रावणी वहां से चली गई। अब सुशीला भी उस रिश्ते के बारे में सोचने लगी। तभी सानिया वहां आई। सुशीला उसे देखकर बोली, मैं सोच रही हूँ कि इस साल तुम्हारी शादी करवा दूँ। क्या माँ, आप भी हाथ धोकर पीछे लग गई है मेरे। अरे नहीं बेटा, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अगर अच्छा रिश्ता आए तो देखने में क्या बुराई है। ठीक है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन श्रावणी ने सुशीला को फोन किया। अरे, मैंने तुमसे बात की थी ना मेरे भाई के बेटे के बारे में। मैं बात आगे बढ़ाऊँ क्या? हाँ चलेगा, तुम बात करो, मैं सानिया से बात कर लेती हूँ। ऐसा बोलकर सुशीला वहां आ जाती है और सानिया से शादी के बारे में बात करती है। अरे माँ, तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई हो। अरे बेटी, कब तक यूं नाना करती रहोगी? एक ना एक दिन शादी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, वो तो है माँ, मगर अब अगर मगर कुछ नहीं सुनूंगी मैं। लड़का अच्छा है, अगर तुम्हें पसंद आए तो ही बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहो। ऐसा बोलकर सानिया अपने कमरे में चली जाती है। उसकी हाँ सुनकर सुशीला भी खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुशीला के घर पे श्रावणी और उसके भाई का बेटा और उसके माता पिता सानिया को देखने आते हैं। सानिया बेटी, आज तुम ये साड़ी पहनो। आज तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं। ठीक है माँ। सानिया तैयार हो जाती है और अपने कुछ फोटो अपने फोन में निकालती है। कितनी सुंदर दिख रही हूँ मैं, इंस्टाग्राम स्टार जो हूँ। अरे चलो भी सानिया, लड़के वाले कब से इंतजार कर रहे हैं। आओ जल्दी नीचे। थोड़ी ही देर में सानिया नीचे आती है। सभी लोगों को प्रणाम करके वहां बैठ जाती है। कुछ बातचीत हो जाने के बाद रमेश को सानिया पसंद आती है और सानिया को भी रमेश पसंद आता है। कुछ ही दिनों में बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और अब सानिया अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सानिया अपनी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभालने लगी। कुछ ही दिनों बाद उसे याद आया कि उसने शादी के बाद एक भी वीडियो शेयर नहीं किया है। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने में व्यस्त हो गई। तभी उसकी सासू माँ वहां आई। अरे सानिया बेटी, तुम खुद से क्यों बड़बड़ा रही हो? क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं माँ जी, मैं इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, जल्दी नीचे आ जाओ, दोपहर का खाना बनाने में मेरी मदद कर देना। जी माँ जी। ऐसा कहकर सानिया अपना वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाती है। अरे ओ बहू, खाना खाने आना है या नहीं? खाना तो नहीं बनाया तुमने, अब खाने के लिए तो आ जाओ। सानिया खाना खा लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर सास गुस्सा हो जाती है और शाम को जब रमेश घर आता है तब उससे कहती है, अरे आ गए बेटे, तुम्हारी बीवी तो आज पूरा दिन उस मोबाइल से ही चिपकी हुई है। कुछ काम होगा माँ। अरे वो वीडियो बना रही है, ऐसा बोल रही थी। खाना बनाने भी नहीं आई।
मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अब मैं नहीं खड़ी रह सकती। तुम बहू को बुलाकर खाना बनवा लो। मैं जाती हूँ अपने कमरे में। ऐसा कहकर सास अपने कमरे में चली गई। ये सब सुनकर रमेश बहुत परेशान हो गया। वो अपने रूम में गया और सानिया से कहा, सानिया, तुम कब से उस मोबाइल के चक्कर में पड़ने लगी? मैं पहले से ही मोबाइल यूज़ करती हूँ। क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। खाना बनाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। ऐसे ही बहुत दिन चलता रहा। सानिया अपने मोबाइल के चक्कर में घर के सारे काम छोड़कर सिर्फ वीडियो बनाती रहती। ऐसे ही एक दिन सानिया दुल्हन की तरह सजी धजी देखकर रमेश ने उससे कहा, अरे वाह, मेरी बीवी तो आज कमाल की लग रही है। मैं इंस्टाग्राम क्वीन हूँ। मेरे बहुत सारे फैन फॉलोइंग है। तुम्हारे फैन फॉलोइंग से हमारा पेट नहीं भरता। तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम क्या जानो इंस्टाग्राम फॉलोइंग? रमेश वहां से चला जाता है। सानिया वापस अपना काम करने लगती है। तभी उसके मन में विचार आता है, मैं एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ। मेरे फैंस को भी पता चलेगा कि मुझे क्या क्या काम करने पड़ते हैं। और बस सानिया एक नया वीडियो बनाना शुरू कर देती है। हे दोस्तों, मैं आपकी फेमस इंस्टाग्राम क्वीन सानिया बात कर रही हूँ। देखो, मैं दिन भर कितने काम करती हूँ, फिर भी आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। आपका ऐसा ही प्यार बनाए रखना। इस तरह वो वीडियो बनाकर सानिया उसके इंस्टाग्राम पे शेयर करती है। उसके बहुत सारे फैंस उस वीडियो पर कमेंट करते हैं। देखते ही देखते वो वीडियो बहुत वायरल हो जाता है। सानिया के कुछ फैंस उसके घर वालों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और 1-2 दिन में रमेश के घर पुलिस आते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? जी इंस्टाग्राम क्वीन आप ही है ना? आपके घर वालों के खिलाफ हमें कंप्लेंट मिली है कि वो आपसे जबरन काम करवाते हैं। किसने की है पुलिस कंप्लेंट? आपके एक फैन ने की है मैडम। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सिर्फ यह वीडियो फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसे बनाया था, बाकी कुछ नहीं। सच कहिए, कोई आप पर दबाव नहीं डाल रहा ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर कोई तकलीफ है तो थाने में कॉल कर दीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब। सानिया को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो अपने पति और सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे पगली, माफी मत मांग। मैंने तुझे माफ कर दिया, मगर आइंदा ऐसे वीडियो मत बनाना, समझी? जी माँ जी, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने माफ कर दिया, मगर आज के बाद वो फालतू वीडियोस मत बनाना। परिणाम तो देख ही लिए तुमने। उस दिन के बाद सानिया ने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालना बंद कर दिया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में हर चीज सोच समझ कर करनी चाहिए। सुंदरपुर नाम के गांव में एक श्याम नाम का दर्जी रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला, 3 बेटियां सीमा, सेजल और सिद्धि रहा करते थे। अब कुछ दिनों में उनके यहाँ उन तीनों बहनों का भाई आ गया था। उसका नाम श्याम और शीला ने राजू रखा। वो घर में सबसे छोटा होने के कारण घर में सभी का लाडला था। उसकी हर जरूरत जल्द पूरी हो जाती थी। उसकी बहनें उसका बहुत ख्याल रखती थी। अब वो बड़ा होने लगा था। उसे सीमा सिखाया करती थी। सेजल और सिद्धि उसे खाना खिलाती और उसकी देखभाल किया करती थी। अब कुछ दिनों बाद जब राजू थोड़ा बड़ा हो गया, तब शीला अपने पति के साथ दुकान में जाकर काम करने लगी। ये सब देखकर सीमा एक दिन शीला से, माँ, अब तुम हर रोज दुकान जाओगी? हाँ बेटी, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। माँ, तुम जाओ दुकान, हम यहाँ राजू का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं दुकान जा रही हूँ, ठीक है? बस तुम तीनों झगड़ा मत करना। जी माँ। ऐसा कहकर सीमा दुकान में चली जाती है। अब दुकान जाकर शीला अपने पति श्याम के साथ कपड़े सिलने का काम करने लगती है। तभी श्याम शीला से, शीला, तुमने इतनी जल्दी दुकान में आना क्यों शुरू कर दिया? हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। आपकी बात सच है, मगर आपका दिन ब दिन बढ़ता हुआ काम देखकर अब मैं शांत घर पर नहीं बैठ सकती, इसीलिए राजू को सीमा के हवाले करके मैं यहाँ आ गई। अच्छा ठीक है। अब शीला और श्याम मिलकर दुकान में कपड़े सिलने का काम करते हैं। काम हो जाने के बाद दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं। अब दोनों रास्ते में बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए मिठाइयाँ खरीदते हैं। घर पर पहुँचते ही बच्चे उनके हाथ में मिठाइयाँ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और राजू श्याम से, पिताजी, ये मिठाइयाँ आपने मेरे लिए लाई है? हाँ हाँ, मैंने सबके लिए अलग अलग मिठाइयाँ लाई है। अब श्याम सभी बच्चों को लेकर बैठ जाता है और शीला खाना बनाने के लिए निकल जाती है। सब बच्चे अपनी मनपसंद चीज़ें मिलने की वजह से बहुत खुश थे। कुछ देर बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं।
हम कितने खुशनसीब है ना, हमारी लड़कियां इतनी समझदार है। हाँ शीला, तुम सच कह रही हो। हम बहुत खुशनसीब है कि हमें ऐसी जिम्मेदार बेटियां मिली है। मेरे दुकान आने के बाद तीनों मिलकर घर का और राजू का पूरा ख्याल रखती है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही है। चलो अब सो जाते हैं, सुबह उठकर जल्दी दुकान भी तो जाना है। जी। ऐसा कहकर श्याम और शीला सो जाते हैं। अब अगले दिन हमेशा की तरह श्याम जल्दी उठकर दुकान में चला जाता है और काम करने बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर में शीला भी दुकान आ जाती है। दोनों के दुकान जाने के बाद सीमा हमेशा घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। राजू दिन ब दिन आलसी हो गया था। वो मस्त आराम से खा पी कर सो जाता था। उसे अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं था। कुछ दिनों बाद राजू के तीनों बहनों का विवाह हो जाता है और अब तीनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती है। अब उस घर में राजू और उसकी माँ शीला और श्याम वह तीनों ही रहते थे। अब राजू के सारे काम कोई नहीं करता था। अब एक दिन श्याम राजू से बोलता है, राजू अब तुम ऐसे कितने दिन घर पे बैठे रहोगे? कुछ काम धंधा शुरू करो, नहीं तो मेरे साथ दुकान पर सिलाई का काम करो। पिताजी, मुझे वो सिलाई का काम नहीं आता और मैं ऐसे कोई सिलाई विलाई का काम नहीं करने वाला। ठीक है, तुम्हें जो लगे वो करो, मगर इतना जान लो अब हम भी थक गए हैं। हम तुम्हें जिंदगी भर का साथ नहीं देने वाले। हाँ हाँ, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ। आप अपना काम करिए, मुझे मत सिखाइए। चलो शीला, अब हम आराम करते हैं। इसको जो करना है वो ये करेगा। अब श्याम और शीला वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को एक दिन उनकी बड़ी बेटी सीमा मिलने आती है। तब उनके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। शीला अपने बेटी को राजू के बर्ताव के बारे में सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर सीमा अपने माँ पिताजी से, माँ, पिताजी, आप दोनों ने बहुत मेहनत की है। अब आपको बाहर किसी तीर्थ पर जाना चाहिए और अपना थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे आपके मन को शांति मिल सके और राजू को अपनी गलतियों का एहसास हो सके। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा सोचकर श्याम और शीला कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। और ये बात घर में सीमा के अलावा और किसी को पता नहीं थी। इसलिए अब राजू थोड़ा टेंशन में आ गया था कि अब उसका सारा काम कौन करेगा। तभी वह बाहर जाकर आंगन में बैठ जाता है। उसे रास्ते से एक पूरा परिवार जाते हुए दिखाई देता है। तभी उसके मन में, मेरा भी ऐसा ही भरा हुआ परिवार है, मगर अब मेरे माँ और पिताजी कहाँ चले गए मुझे ही पता नहीं। तभी उस राह चलते लोगों में एक बड़ा लड़का अपने पिताजी के थक जाने के कारण उनके हाथ का बोझ उठा लेता है और उनको सिर्फ चलने के लिए कहता है। ये देख राजू को अपने पिताजी की बातें याद आती है और उसकी आंखें भर आती है। उसको लगता है कि उसने अपने माँ पिताजी के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ। मैंने मेरे माँ बाप के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। अब मेरे माँ बाप जब भी घर वापस आएंगे तब मैं उनको ढेर सारी खुशियाँ दूंगा, उनकी सारी बातें मानूंगा और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयास करूंगा। राजू ऐसा सोच ही रहा था कि उसके माता पिता उसे घर आते हुए दिखाई देते हैं। उनको घर आते देख राजू दौड़कर उनके पास जाकर उन्हें गले लगा लेता है। माँ, पिताजी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपने मेरे भले के लिए बोला था और मैं आपको गलत समझकर आपको ही दोष देता रहा। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। मुझे आप दोनों माफ कर दीजिए। मैं आज से दुकान में जाकर कपड़े सिलाने का काम सीखूंगा और घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभालूंगा। आज से आप दोनों बस घर पर आराम कीजिए। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राजू में आए इस बदलाव को देख श्याम और शीला की आंखें भर आती है। बेटा, तुम्हें तुम्हारे गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजू, आज पहली बार तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है और ये सब मेरी बच्ची की वजह से हुआ है। मेरी बेटी ने तीर्थ जाने की कल्पना ना दी होती तो शायद तुम्हारी आंखें कभी नहीं खुलती। अब हमें बहुत खुशी है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये बात जल्दी समझ आ गई। माँ की बातें सुनकर राजू की आंखें भर आती है और राजू फिर से अपने माँ पिताजी की माफी मांग लेता है। अब राजू अपने पिताजी का सारा कारोबार संभाल लेता है और घर की सारी जिम्मेदारियां भी निभाता है। ये देखकर राजू के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग मिलकर हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। सुंदरपुर नाम के गांव में विमला देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था देव और बेटी का नाम था सुमन। विमला देवी का बेटा एक बहुत बड़े बैंक का मैनेजर था और इस बात का विमला देवी को बहुत गर्व था। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी। देव भी अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालता था। वो हमेशा अपने माँ की हर बात मानता था। विमला की बेटी सुमन आगे पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन विमला देवी को बेटियों की नौकरी करना पसंद नहीं था। इसलिए सुमन की पढ़ाई पूरी होते ही विमला ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी और अपने बेटे के लिए भी अच्छी बहू की तलाश में जुट गई।
ऐसे ही एक दिन विमला देवी का भाई नरेंद्र और भाभी शांति उनके घर आए। अरे आओ भैया, आज अचानक कैसे आना हुआ आपका? कुछ नहीं दीदी, जरा बेटी की शादी के सिलसिले में यहाँ आया था, सोचा आपसे मिलके चलूं। बहुत अच्छा किया भैया। वैसे भी आपको आपके काम से फुर्सत कहाँ मिलती है? तो क्या हुआ रिश्ते का? अच्छा परिवार है तो सोच रहा हूँ कि बड़ी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी कर दूं। उसके बाद में और 3 शादियां भी तो करनी है। हाँ, बहुत अच्छा निर्णय लिया है आपने भैया। जल्द ही अंजलि की शादी कर दो, अब उसकी पढ़ाई भी तो इस साल पूरी हो जाएगी। हाँ, इसीलिए रिश्ता अभी से देखना शुरू कर दिया। विमला दीदी, आपको अगर बुरा ना लगे तो आपसे एक बात कहूँ? अरे भाभी, मुझे क्यों किस बात का बुरा लगेगा? आप बेझिझक कहिए आपको जो कहना है। आप अंजलि को अच्छे से जानती हो, वो कितनी शांत, सुशील और गुणी लड़की है। हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती है और घर का सारा काम भी जानती है, बड़ों की इज्जत भी करती है। अरे हाँ हाँ भाभी, मुझे सब पता है अंजलि के बारे में। वो बचपन से कैसी है मुझे सब पता है। मेरी सबसे लाडली है मेरी अंजलि। आपको जो कहना है साफ साफ कहो भाभी। दीदी, मैं सोच रही थी बाहर रिश्ता देखने से अच्छा आप ही क्यों नहीं अंजलि को अपने घर की बहू बना लेती? आप भी तो देव के लिए अच्छी लड़की खोज रही हो, हमें भी कोई चिंता नहीं रहेगी और आपको भी। विमला देवी मन ही मन सोचती है, अंजलि तो बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी और दिखने में भी सुंदर है, लेकिन शांति भाभी को चारों लड़कियां हुई है। अगर मैं अंजलि की शादी देव से करवा दूं और मुझे भी पोतियां हुई तो? नहीं नहीं, मुझे तो मेरे घर को आगे लेके जाने वाला घर का दीपक चाहिए। सब पता होकर मैं अपने बेटे की शादी अंजलि से नहीं कर सकती। आगे पछतावा होने से अच्छा मुझे अभी इनकार कर देना चाहिए। अरे हाँ भाभी, बात तो आपने एकदम सही कही है, लेकिन क्या है ना, देव के पिताजी को रिश्तों में रिश्ता करना पसंद नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब मिलकर अंजलि के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। शांति विमला देवी को बहुत अच्छे से जानती थी कि विमला देवी बस इसी डर से अंजलि की शादी देव से नहीं कर रही कि कहीं उसे भी उसकी तरह लड़कियां ना हो जाए। शांति और नरेंद्र कुछ देर वहां बैठकर अपने घर चले गए और अपनी बेटी अंजलि की शादी कहीं और करवा दी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। विमला देवी एक अच्छा रिश्ता देखकर उसके बेटे देव की शादी अनुराधा नाम के लड़की से करवाती है। अनुराधा बहुत सुंदर थी और पेशे से इंजीनियर थी। वो एक आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद वो घर के सारे काम करती थी और अपने सास ससुर की हर बात माना करती थी। ऐसे ही एक दिन अनुराधा को एक कंपनी से कॉल आता है। अरे बहू, किससे बात कर रही थी? अभी तो तुम्हारे माँ का फोन आया था, अब और किससे बात कर रही थी इतनी देर तक? सासू माँ, मैं बहुत दिनों से एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। अब मुझे मौका मिला है। कल उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। देखो बहू, तुमने पढ़ाई की है ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरी घर की बहू नौकरी करे ये पसंद नहीं है। मेरा बेटा अच्छा खासा कमा लेता है, तो तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहू, जाओ अपना काम करो। मैं शाम को जब देव घर आएगा उससे बात कर लूंगी। अब मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अनुराधा चुपचाप वहां से अंदर किचन में जाकर अपना काम करती है। शाम को जब देव घर आता है तो विमला देव को अनुराधा के नौकरी करने के बारे में बताती है। वो अनुराधा को नौकरी करने से रोकती है और यही उसका अंतिम फैसला है, ऐसा बोलकर वहां से गुस्से से चली जाती है। देव को अपने माँ के ये पुराने ख्यालात बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ को कुछ नहीं कहता। अब देव अपनी पत्नी अनुराधा को समझाने लगा। अनुराधा बहुत उदास होकर अपने रूम में बैठी हुई थी। देव उसके पास गया। क्या हुआ अनु, इतनी उदास क्यों बैठी हो? ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आप भी बताओ, क्या मैं नौकरी भी नहीं कर सकती? नौकरी करना मतलब सिर्फ पैसे कमाना होता है क्या? मुझे अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने लाने का मौका मिल रहा है, बस इसीलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अनु, जरा शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखो अनु, माँ बहुत पुराने ख्यालातों की है। तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारी नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम माँ को तुरंत नहीं मना सकते। अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और माँ की तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है। तुम कुछ महीने जाने दो, मैं धीरे धीरे माँ को मना लूंगा। अब तो ठीक है। अनुराधा को देव की बात ठीक लगी और वो मुस्कुराकर वहां से अपने काम में लग गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब अनुराधा माँ बनने वाली थी। विमला देवी अब अनुराधा से बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगी, उसके हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखने लगी। ये सब देखकर अनुराधा भी बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीत गया। कुछ महीनों बाद अनुराधा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया।
लेकिन उसकी सास को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। उसने अनुराधा से कहा कि अगली बार उसे लड़का चाहिए। अरे माँ, तुम ये क्या कह रही हो? लड़का हो या लड़की, इसमें अनुराधा का क्या कसूर है? देव, तुम चुप बैठो। हम औरतों के बीच में मत पड़ो। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जाओ, जाकर अपना काम करो। अनुराधा को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए अंदर गई। अब विमला रोज छोटी छोटी बात पर अनुराधा से झगड़ा करने लगी। उसे लड़की होने पर ताने मारने लगी। घर का सारा काम भी वो उसी से करवाने लगी। ऐसे ही एक दिन विमला की भाभी शांति उनके घर आई और विमला को मिठाइयाँ दी। ननन जी, मुंह मीठा कर लो। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खास आपको मिठाई देने आई हूँ। विमला ने मिठाइयाँ खाई और पूछा, अरे भाभी जी, पहले खुशी की बात क्या है ये तो बताओ। अरे दीदी, आज अंजलि को बेटा हुआ है, बेटा। यहाँ से जा रही थी तो सोचा आपका मुंह मीठा करते चलूं। चलो, बहुत जल्दी में हूँ, मैं जाती हूँ। शांति वहां से चली गई। विमला को तो वो मिठाई भी बहुत कड़वी लगने लगी। वो बहुत आग बबूला हो गई थी। ये शांति मुझे मिठाई देने नहीं बल्कि मुझे जलाने के लिए आई थी। उसके बेटी से मैंने देव की शादी नहीं की और मुझे पोती हुई, और इसे पोता। बस यही चीज मुझे बताने आई थी। मुझे नीचा और गलत साबित करके चली गई, और ये सब हुआ है इस अनुराधा के कारण। अब तो विमला अनुराधा को बहुत भला बुरा कहने लगी। सारे काम करने के बावजूद अनुराधा को ये सब सहना पड़ रहा था, और आखिर अनुराधा विमला से तंग आकर अपने मायके चली गई। देव जैसे तैसे उसे समझाकर घर वापस ले आया। ऐसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं। अब अनुराधा फिर एक बार माँ बनने वाली थी। देखो बहू, अगर इस बार मुझे पोता नहीं हुआ तो मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना, और यहाँ इस घर में भी मत आना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। अरे सासू माँ, आज तक मैंने सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं। मुझे लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों समान हैं। और आज के बाद आपने मुझे लड़का या लड़की होने से तंग किया तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। ये बात आप भी समझ लो। अनुराधा के उल्टे जवाब देने के कारण विमला उस पर और जुल्म करने लगी, ये जानते हुए कि वो पेट से है। अब विमला उसकी छोटी पोती पर भी ध्यान नहीं देती थी। उसे भी भला बुरा कहने लगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। डिलीवरी के लिए देव अनुराधा को अस्पताल लेकर गया, लेकिन विमला उसके साथ तक नहीं गई। अनुराधा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया, और ये बात देव ने घर जाकर अपने माँ को बताई। बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे पोता हुआ है? हाँ माँ, लड़का ही हुआ है। बेटा चलो, अभी के अभी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मुझे मेरे पोते को देखना है, उसे गोद में लेना है। विमला देव के साथ अस्पताल गई और अपने पोते को गोद में उठा लिया। अरे मेरे कुल के दीपक, मेरे चिराग, तुम्हारे दादी को तो कब से तुम्हारा इंतजार था। आखिर हमारे घर का राजकुमार आ ही गया। अब देखो मैं उस शांति का मुंह कैसे बंद करती हूँ। मुझे जलाने आई थी, अब तो उसे मैं अपनी घर की दहलीज भी पार नहीं करने दूंगी। अब विमला अपने पोते को लेकर बहुत खुश थी। अनुराधा के प्रति उसका व्यवहार भी बदल गया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विमला की बेटी सुमन भी माँ बनने वाली थी, और इसीलिए विमला उसे अपने घर लेकर आई थी। वो सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। अनुराधा भी सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। ये देख सुमन एक दिन अनुराधा से कहती है, भाभी, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना भाभी। जब माँ तुम्हें इतनी सारी तकलीफ दे रही थी, ये पता होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर भी तुमने सबका अच्छे से ख्याल रखा। ये माँ को तो हम नहीं बदल सकते। अरे सुमन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ मेरा फ़र्ज़ निभा रही हूँ। एक औरत होकर हम एक औरत को इस हाल में उसके भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? हमें सबसे पहले औरत होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। मुझे पता है कि क्या क्या ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं तुम्हें हर वो चीज़ दे रही हूँ जो मेरे टाइम मुझे अकेले करनी पड़ी। जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। अब सुमन की भी डिलीवरी का वक्त आता है, और सुमन एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। ये बात सुमन की सास को खटकती है, और वो विमला के सामने सुमन को खरी खोटी सुनाती है। देखो बहू, मुझे तो पोता चाहिए था, लेकिन अगली बार मुझे पोता ही चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे भाभी को कितनी तकलीफ दी है ये हमें सब पता है। मैंने तो बस मेरी इच्छा बताई है, ध्यान में रखना। ऐसा बोल के निर्मला वहां से चली गई। पास ही में खड़ी विमला ये सब सुन रही थी। विमला को अपने किए हुए बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ में आ गया कि एक औरत होकर उसने दूसरी औरत की भावनाओं की कदर नहीं की थी, और जब खुद की बेटी को भी यही भुगतना पड़ा
तो विमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। विमला अपनी बहू अनुराधा से आग भी नहीं मिला पा रही थी। अब उसकी सोच में बदलाव आ गया। उसने अपनी बहू से माफी मांगी और उस दिन से लड़का और लड़की में भेद करना भी छोड़ दिया। अब विमला ने अनुराधा को नौकरी करने की भी अनुमति दे दी। विमला ने घर की जिम्मेदारी भी उठा ली और इस तरह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।